जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, आज से हम स्टार्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के इलस्ट्रेशन। तो चलिए फटाफट अच्छे से रीड करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 को। रूपा लिमिटेड EBIT is 5 lakh. EBIT given है डायरेक्ट. The company has 10% 20 lakh debentures. तो यहाँ पर 10% क्या होगा? 10% होगा इंटरेस्ट रेट और 20 लाख क्या होगा? डेट का वैल्यू। तो उसे बोलेंगे अच्छे से वैल्यू ऑफ डेट। ठीक, तो इंटरेस्ट रेट गिवन है, वैल्यू ऑफ डेट गिवन है। मुझे बताओ क्या कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता है क्या? डेट को अपन क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ डेट इनटू इंटरेस्ट का रेट। सिंपल, बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। फटाफट कैलकुलेट करके दिखाओ। 20 लाख इंटू 10%, ये आ जाएगा बिना सोचे समझे 2 लाख। क्लियर? डेट दे रखा है, डेट का वैल्यू, साथ के साथ डेट पर हम जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी दे रखा है। ठीक, तो अपन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, जो आया 2 लाख। 20 लाख पे 10% 2 लाख। आगे क्या दे रखा है? द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE is 16%। जैसे अपन डेट पर इंटरेस्ट रेट देते हैं उसी तरीके से हम इक्विटी को क्या देते हैं? KE। इक्विटी को देते हैं KE। इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और दूसरा नाम इधर दे रखा है कैपिटलाइजेशन रेट। बहुत सारे नाम होते हैं इसके, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम याद करते चलेंगे। अभी फिलहाल आप 2 नाम याद कर लो। KE का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है ना? आगे देखते हैं क्वेश्चन को। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गिवन है। पहली, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एंड सेकेंड वैल्यू ऑफ फर्म। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। इसे VE से डिनोट करते हैं और इसे VS से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कुछ आपने डेट को कॉस्ट हुई होगी, मतलब डेट को कुछ देंगे जैसे इंटरेस्ट, वो कॉस्ट हुई होगी। इक्विटी को आपने कुछ पे किया होगा तो वो कॉस्ट हुई होगी। तो आप मुझे ये बताओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, तो वो कैलकुलेट करना है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट करते हैं अपन KO से। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। तो अपन को 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म और लास्ट KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल है क्वेश्चन, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ फटाफट कॉपी पर और लिखो कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 1। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 2 चीजें आएंगी। पहली थी हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में ही 2 चीजें थी। क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे डिनोट करते हैं KO से। ठीक, तो पहली जो है हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म, इसके लिए अपन एक प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, तो फटाफट प्रिपेयर करो सिंपल सा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, अब मैं एक बात पूछूंगी आपसे कि अभी अपन ने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट रेट। सबको आता है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना? कैसे कैलकुलेट किया था? वैल्यू ऑफ डेट इनटू इंटरेस्ट रेट, और हमारा आ गया था इंटरेस्ट। ऐसे कैलकुलेट किया था। जब मैं आपसे पूछूंगी कि 20 लाख का डेट है, अपन ने 20 लाख का डेट उठाया है और हमें उनको इंटरेस्ट रेट पे करना है कितने से? 10% से। तो हर कोई बता देगा, बच्चा बता देगा कि 20 लाख पे 10% से इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? 2 लाख। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। है क्या? जो वैल्यू है डेट की, उस पर जो अपन को देना है, और डेट पर क्या देते हैं? इंटरेस्ट, उसकी रेट से इंटू कर देते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इक्विटी की पूछूं तो क्या बनेगा? तो इक्विटी क्या क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी
और इक्विटी को अपन क्या देते हैं, के, कैपिटलाइजेशन रेट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इक्विटी वालों को मिलता क्या है। इक्विटी वालों को वो अर्निंग मिलती है जो सबसे लास्ट में बच के रह जाती है, ठीक है, और उस अर्निंग को अपन नाम देते हैं ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सबसे लास्ट में जो बचता है वो मिलता है इक्विटी वालों को, ठीक है, यही मिलता है। और इसको अपन अगर रेट में बात करें तो वो होता है के ई। तो इक्विटी वालों को क्या मिलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और अगर उसे हम रेट में बात करें तो बोलते हैं के ई। नीचे डेट वालों को मिलता है इंटरेस्ट, और अगर उसे रेट में बात करें तो बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। सिंपल है, सिंपल जा रहा है। डेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको इक्विटी समझा दिया, क्योंकि डेट तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्विटी के वर्ड्स थोड़े से नहीं है। क्लियर। अब देखो अपन को क्या क्या पता है, क्या हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, नहीं, ये तो अपन को कैलकुलेट करना है। क्या हमें के ही पता है, बिल्कुल पता है, क्वेश्चन में गिवन था के ही 16%, यानी कि जिस रेट से इनको मिलने वाला है वो अपन को पता है 16%। क्या हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स पता है, अगर हमें ये पता चल गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो वो यहाँ आ जाएगा और हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में पहले हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। कितना गिवन था, 5 लाख, ठीक है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आई हटा देंगे इसमें से, यानी कि इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा 2 लाख। कैसे कैलकुलेट करा था, 20 लाख वैल्यू ऑफ डेट इंटू 10%, ये आ गया था 2 लाख, ठीक। तो कितना आ गया, 3 लाख। ये क्या आएगा, 3 लाख ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब आपने ध्यान दिया होगा कि क्वेश्चन में टैक्स की बात तो की नहीं गई थी, तो इसी को अपन बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स भी सेम, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी सेम। क्यों सेम, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। तीसरी चीज, इसके बाद अपन क्या माइनस करते थे, प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर टैक्स किसके लिए होता था, शेयर होल्डर्स के लिए, और पहली प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनको मिलता था डिविडेंड। लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं होगा, यानी कि यही चीज क्या हो जाएगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं ईएईएस, 3 लाख। मुझे ये बताओ क्या आपको बात समझ में आई कि हमने ईएईएस कैसे कैलकुलेट किया। सबसे पहले ईबीआईटी दे रखा था, उसमें से अपन ने माइनस किया इंटरेस्ट, तो आ गया ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स नहीं था तो इसी को मान लिया हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं था, इसलिए इसी को बोल दिया हमने अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और हमको नीचे यही तो चाहिए था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया 3 लाख। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आ जाएगी, 3 लाख, ये इनटू में था यहाँ पर, तो डिवाइड में चला जाएगा 16%, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, ये आ जाएगा 18,75,000, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रही हूँ नीचे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से प्रेजेंट करना, जैसे मॉड्यूल में दे रखा है, इसको ही जैसे मैंने प्रेजेंट किया इसको ही थोड़ा अच्छे से कर देना। बस जैसे मैंने ये थोड़ी ये अजीब सा कर रखा है ना, इसको ऐसे नहीं करना, गंदा गंदा नहीं करना, एकदम अच्छे अच्छे से सुंदर सुंदर प्रेजेंट करना, ठीक है। अब देखो हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्म, यहीं पर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म वीएफ। अब देखो क्वेश्चन में 2 ही चीजें थी,
एक था डेट और एक थी इक्विटी। तो अगर इस दोनों को अपन प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ डेट कितना था, ये तो गिवन था ना क्वेश्चन में 20 लाख। वैल्यू ऑफ इक्विटी ये हमने अभी कैलकुलेट किया 18,75,000। तो 2 और 1 3, ये आ गया 38,75,000। ठीक है, अलग पेन से लिख दो इसे। ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी और ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म। ये आप लोगों के लिए कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले। बाकी थोड़ी सी घिचपिच हो गई है, आई नो, बट क्या करूँ, समझाना पड़ता है। आपको तो सिर्फ लिखना है, मुझे समझाना है साथ के साथ, इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करना। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कैसे आएगा, ये भी इसी तरीके से ले लो। वैल्यू ऑफ फर्म इनटू रेट लगेगा KO। और फर्म कितना कमा रही है, फर्म कमा रही है 5 लाख। 5 लाख दोनों के लिए कमा रही है, ठीक है, डेट के लिए भी इक्विटी के लिए। तो टोटल फर्म कितना कमा रही है, EBIT। ठीक, वैल्यू ऑफ फर्म कितना है, ये अभी कैलकुलेट किया था 38,75,000। KO अपन को कैलकुलेट करना है और EBIT 5 लाख। तो KO आ गया हमारा 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000। 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 12.90। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 18.75, वैल्यू ऑफ फर्म आ गई 38.75 और लास्ट आ गया 12.9%। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। KO को अगर अलग से समझाऊं तो सिंपल सी बात है, देखो वैल्यू ऑफ फर्म पर अपन क्या कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं बताओ, EBIT, सिंपल। इसी तरीके से अगर KE देखो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी पर अपन क्या कमा रहे हैं, इक्विटी वालों को क्या मिलता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिंपल। इंटरेस्ट रेट और बोल सकते हैं KD, तो वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट पर अपन क्या कमा रहे हैं, कमा रहे हैं मतलब दे रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कमा रहे, ये हम देते हैं, क्योंकि हम तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ना, तो ये अपन देते हैं, ठीक है। क्लियर। फॉर्मूले बहुत सिंपल है, रट्टा मत मारना। बहुत लोग अलग अलग तरीके से रट्टा मारते हैं, रटवाते भी हैं बहुत लोग, लेकिन प्लीज रटना मत। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बचपन से सीखते आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट वाला, जहां से मैंने यहाँ से शुरुआत करी थी, जो मैंने रफ कर दिया, बचपन से इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते आ रहे हैं। बहुत सिंपल है, उसी तरीके से, ज्यादा लोड ना लेना, जैसे जैसे क्वेश्चन करा रही हूँ बस करते जाओ, सिंपल सिंपल वे में। थोड़ी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में ज्यादा समझा रही हूँ, तो थोड़ी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगी, आप साथ में कर लेना, ठीक है। और ये उम्मीद है लास्ट में जो समझाया वो समझ में आ गया हो, तो फीडबैक जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ, वो तो बनता ही है, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2, एडवांस अकाउंट हो अकाउंट, या फिर अब तो चल रही है हमारी FM, तो हर चीज आपके लिए आसान बनती जाएगी। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।